बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। हालाते हाजरा में इस वक्त पंजाब हुकूमत की जो कांपे हैं वो अब कब्र के अंदर जाने लगी हैं। कांप नहीं रही बल्कि कब्र के अंदर जा रही हैं। इस वक्त पंजाब हुकूमत के कितने थोड़े दिन रह चुके हैं, वफाक में एक नया सेटअप जो लाया जा रहा है, तमाम तर तफसीलात आपके सामने बात करेंगे इस चीज के ऊपर और बताएंगे आपको। पहली मर्तबा रजा डार केस में रजा नामी मुलजिम यानी कि रजा डार का अब चेहरा मंजर आम पर आ चुका है। वो क्या तफसीलात हैं, चीजें क्या इसमें हो रही हैं और किस तरह से इन रेपिस्ट को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, तमाम तर चीजें आपके सामने रखेंगे। बताएंगे आपको कि बुग़्ज़े इमरान में मरियम नवाज जो है वो कितनी ज्यादा गिर गई हैं कि एक अस्पताल को जो है मसवार करने तक की बातें इस वक्त हो रही हैं। तमाम तर तफसीलात क्या है वो आपके सामने रखेंगे, एक एक करके आपको बताएंगे किस तरह से इस वक्त पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस टिकटॉक पर लग गई है और इनका दूसरा काम कोई भी नहीं है। रेहान तारिक पॉडकास्टर साहब को, साफी जो है रेहान तारिक, उनको गिरफ्तार किया गया। असल कहानी और असल वजह क्या थी उनको गिरफ्तार करने के पीछे, वो सारी चीजें आज हम आपको इस ब्लॉग में बताएंगे आपको कश्मीर के अंदर कितना बड़ा इंकलाब बरपा हुआ है और कश्मीर का ही ये इंकलाब लंदन के अंदर बरपा हुआ जिसमें हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग सड़कों पर निकले। तफसीलात क्या है, तमाम तर चीजें आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लेके चलते हैं रजा डार केस की तरफ। अब इस केस में 8 मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म आयद कर दी गई है और 4 मुल्जिमान पर जो है उनको पेश कर दिया गया जिस्मानी रिमांड के लिए। देखिए, इस केस में जो 2 मुल्जिमान थे यानी कि एक साजिद और एक सिकंदर, उनके जो वकील हैं जनाब एडवोकेट सलमान शाहिद साहब, उन्होंने कुछ एतराजात उठाए। वो एतराजात और सवालात क्या हैं, जरा हम आपको उनके पास लेके चलते हैं और बताते हैं कि इस वक्त हो क्या रहा है। हमारा आपसे यही सवाल है कि अगर 164 की स्टेटमेंट सामने आई है उसे भी पब्लिश किया जाए और उसमें हमें बताया जाए किसकी नेगेटिव आई है किसकी पॉजिटिव आई है। अगर तमाम बच्चों के मेडिकल हुए हैं तो सामने लाई जाए रिपोर्टें। पुलिस ने पहले दिन जो मौकफ अपनाया वो यही अपनाया कि क्रिप्टो करेंसी का मामला है, कोई अबडक्शन नहीं हुई, कोई रेप नहीं हुआ। जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता 164 की स्टेटमेंट जो ऑन रिकॉर्ड आती है उसके बाद पुलिस के पास ही इख्तियार है कि वो जिस मर्जी बंदे को मुलव्वस कर दे, क्योंकि मुद्दई जो इस केस में है वो भी बैरून मुल्क से ताल्लुक रखते हैं। दोनों विक्टिम जो बैरून मुल्क से हैं उनको इस पाकिस्तान में फेयर इन्वेस्टिगेशन के हवाले से जो इन्होंने जाते हुए उनको पाकिस्तान का झंडा दिया, वो अपना इसी चीज का अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन का रुख ही तब्दील कर दिया गया, उनको सिर्फ ये इमेज बिल्ड किया गया कि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है बहुत फेयर हो रही है। अब आपने सलमान शाहिद साहब की बात सुनी, उन्होंने ये बताया कि जो प्रोटोकॉल मिल रहा है वो सिर्फ अमीरजादों को मिल रहा है और अमीरजादों को इस वक्त प्रोट्रे किया जा रहा है कि उनकी मुलाकातें भी बहाल हैं। एक रेपिस्ट की मुलाकातें भी करवाई जा रही हैं, एक रेपिस्ट को सारा का सारा प्रोटोकॉल भी मिल रहा है उसको। यहां तक कि आरिफ हमीद भट्टी साहब की रिपोर्ट के मुताबिक जब इसको गिरफ्तार किया गया था तो उसी रात वहां पर बर्गर पिज़्ज़ा चलते रहे थे और वहां पर पुलिस इनको इतना फैसिलिटेट कर रही थी कि वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा था इन बच्चों को जो रजा डार वगैरह, और यही वो रेपिस्ट है जिन्होंने ये काम किया था। अब इस पे ना पूरा का पूरा आपको एक पूरा पैराफिनेलिया बताता हूं कि क्या किया गया। पहले वो गिरफ्तार नहीं हो रहा था, औरतें खुद निकलकर भागी, एक्सपोज हुआ तो फिर उसको गिरफ्तार किया जाता है। फिर कहा गया कि चलिए अली डार साहब ने मदद की है। फिर बाद में जावेद चौधरी साहब की खबर आई कि भाई उन्होंने कोई फैसिलिटेशन नहीं की बल्कि वो शख्स है जिन्होंने रजा डार को मदद की कि तुम वहां से निकलो और अपनी जान बचाओ। फिर उसके बाद रजा डार गिरफ्तार हो जाता है किसी तरीके से, जब प्रेशर बढ़ता है और रजा डार की गिरफ्तार होने के बाद एक सिलसिला शुरू होता है मीडिया टट्टुओं का। मादरत के साथ ये टट्टू मैं क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताता हूं। इन टट्टुओं ने पहले कहा कि जी रजा डार तो रेपिस्ट है ही नहीं, रजा डार ने तो कोई रेप किया ही नहीं और औरतों का भी कोई रेप नहीं हुआ। फिर जब मेडिकल रिपोर्ट में ये साबित हो गया कि औरतों का रेप किया गया है तो हसन अय्यूब रावी और एक घटिया तरीन सहाफी वो क्या करता है, इन दोनों खवातीन की तस्वीरें जो हैं वो लीक कर देता है और बताता है कि जी ये वो 2 खवातीन हैं। फिर एक नून लीग कैंपेन स्टार्ट करती है, नून लीग इन दोनों खवातीन की बॉडी शेमिंग शुरू करती है, इन दोनों खवातीन के ऊपर तरह तरह की जो है ना गलीज तरीन कमेंट्स करती है और कहती है कि जी इनका तो रेप ही नहीं हो सकता, इनकी शक्लें रेप वाली, घटिया तरीन और बगैरत किस्म की जो है ना वो बातें करते हैं। और ये बातें कौन कर रहे होते हैं, इन्हीं के टट्टू। फिर उसके बाद इनके टट्टू क्या बात करते हैं कि जी वो जो रजा डार है ना उसको हम सीसीटी के हवाले तो नहीं कर सकते, इसको तो प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। एक सहाफी कहता है खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अली डार इसमें आ जाए, गोया वो कह रहे हो कि भाई हमारे मालिक अगर चले गए तो हमें कौन हड्डियां डालेगा। फिर एक सहाफी जो होता है वो कहता है कि जी रजा डार वाले केस में जब पुलिस पहुंची घर के अंदर हमला करने के लिए और औरतों को बाजियाब करवाने के लिए तो रजा डार भी रस्सियों से बंधा हुआ था।
मतलब इन लोगों ने इतने झूठ बोले इस पूरे टाइम में कि आप सोच नहीं सकते। छोटी सी झलकियां मैं आपको दिखा देता हूं कि इन्होंने क्या क्या झूठ बोले। एक चीज तो मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं कि कल हमारे एक दोस्त इमरान शफकत साहब, मैं हैरान था कि इमरान शफकत साहब बड़े जिम्मेदार साहब हैं, लेकिन उन्होंने, उनके सोर्स ने शायद उनको गलत इंफॉर्मेशन दी और उन्होंने तो ये तक कह दिया कि खुदा खास्ता और उन्होंने तो ये तक कह दिया जी कि खुदा खास्ता जी जो बॉस का बंदा है, बॉस था जी FIR के अंदर मेंशन, वो जी अली डार साहब है। खुदा न खास्ता और वो अली डार साहब जो है जी, उनकी जो इमेजेस हैं सेफ सिटी के, वो छुपा दिए गए हैं और उन्होंने इल्जाम, जो उनके सोर्स ने उनको इन्फॉर्मेशन दी थी, वो उन्होंने इल्जाम लगाया है जनाब फैसल कामरान साहब पे, जो कि DIG ऑपरेशन लाहौर है। तो लड़का रज़ादार है, उसके मामले में इसहाक डार साहब का कोई कसूर नहीं है। इसहाक डार जो है वो बहुत ही बाइज्जत आदमी है और बेइंतहा बाइज्जत आदमी है और इन्होंने जितना कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान के लिए वो अनप्रेसिडेंटेड है, बल्कि 3 मरतबा पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया साहब ने, और इकोनॉमी के ये बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं और सफारतकारी में भी इन्होंने जितना कमाल किया वो पूरी दुनिया के सामने, पूरी दुनिया मोतरफ है इनके। पर देखिए ना, कुछ है पेशेवर मुजरिम, मतलब किसी पर 4 के केस हैं, 6 डकैती के केस हैं, 6 कत्ल के केस हैं, 8 कत्ल के केस हैं, उसने 12 कत्ल किए हैं, वो हर बार अदालत से बच जाता है। उसको और इन बच्चों को आप बराबर समझ। अब आपने देख लिया इन भाड़े के टटुओं की कहानी। लेकिन अब मसला क्या हुआ? मसला यह हुआ कि अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हकीम में फरमाते हैं कि एक तदबीर बनाता है इंसान, जिसको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया हुआ है, लेकिन एक तदबीर वो बनाता है जिसने इसी अशरफुल मखलूकात को बनाया हुआ है, यानी कि मेरा रब रब्बुल आलमीन, और उसकी तदबीर तमाम तदबीरों की ईमान है। उन्होंने क्या किया? अल्लाह की तदबीर हुई और ये जो गाड़ी थी वो टक्कर खा जाती है एक गाड़ी के साथ और CCTV फुटेज आ जाती है जिसमें लड़कियां उतर के भागती हैं फिल्टर में, फिल्टर जो एक शॉप होती है वहां पे जाके पना लेती हैं और फिर तमाम मामला सिलसिला शुरू होता है। DIG झूठा साबित होता है, मरियम नवाज झूठी साबित होती है, तमाम तर प्रोपेगेंडा जो है निकल के सामने आ जाता है। अब क्योंकि इन लोगों ने तस्वीरें चलवाई थी, हमने भी आपको, गैर बात है एक खबर जब एक सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हो तो हमारी जिम्मेदारी आपको पूरी दिखाना, तो हमने भी उन्हीं खवातीन का दिखाया कि ये वो खवातीन हैं जिनके बारे में इस वक्त दावा किया जा रहा है। अब यहां पर क्योंकि इन लोगों ने ये तस्वीरें फैलाई और तस्वीरें जाके इन लोगों ने दिखाई, तो अब हम आपको रज़ा डार की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। और रज़ा डार की तस्वीर दिखाने की बुनियादी चीज पता है आपको क्या है? हमारे शोज पर इस पे बात नहीं हो रही, शो पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लग गई है और यह कहा गया है कि आप इस पे बात ही नहीं कर सकते, आप इस पे किसी तरह की कोई डिबेट नहीं कर सकते। मैं आपके सामने सहाफ़ी ज़िशान अजीज साहब हैं जिन्होंने इस केस को शुरू से बहुत बेहतरीन तरीके से फॉलो किया। वो लिखते हैं कि रज़ा डार केस के हवाले से कोई पेशरफ अगर नहीं हो रही तो ये पिछले दिन प्रोग्राम क्यों चलते हुए बंद हुआ था जिसमें इसहार राना, मोहसिन बेग और आमिर इलियास राना मौजूद थे और रज़ा डार केस पर बात हो रही थी। अचानक ब्रेक आई और फिर प्रोग्राम शुरू ना हुआ और ना ही पिछला हिस्सा सोशल मीडिया पर लगाया गया। तो इसका मतलब यह है कि पूरा का पूरा जो मीडिया है वो इस वक्त इस शख्स यानी रज़ा डार को बचा रहा है। सोचिए इस चीज को, गरीब ने अगर कोई ऐसा क्राइम किया होता ना तो उसको अभी तक CCTV पार लगा चुकी होती, हम उसकी जो है ना तस्वीरें देख रहे होते या फिर हम लोग देख रहे होते उसके नेफे में बंदूक चली हुई है, हम ये कोई तस्वीरें देख रहे होते। मगर क्योंकि यहां पर इसहाक डार का नवासा है और इसमें बड़ी बड़ी शख्सियात शामिल हैं, CCD के खुद के नेफे में रज़ा डार चल गया। अब ये जो रज़ा डार है उसके मुतालिक जो चीजें आई हैं वो बताने से पहले मैं आपको जरा रज़ा डार की तस्वीर दिखा दूं। ये रज़ा डार है, इसकी तस्वीर आप यहां पर मुलाजा देख भी सकते हैं। और यहां पर इसको जब अदालत ने पेश किया गया तो बताया जा रहा है कि बहुत प्रोटोकॉल में इसको पहले तो सहाफ़ी हजरात जब जानना चाहते थे, इसकी तस्वीर लेना चाहते थे तो पुलिस ने भाग दौड़ लगा दी कि इसका कहीं से चेहरा वगैरह ना आया। तो पुलिस को ऑर्डर वगैरह थे, पुलिस फिर उनको लेके जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं से जाहिर बात है वो तस्वीर वायरल हो जाती है और ये तस्वीर रज़ा डार की बताई जा रही है। अब हुजूर वाला इसमें सबसे बड़ा सवालिया निशान है क्या, इसको आपने जरा फोकस करना है और समझना है। पूरे के पूरे मामले पर एक ऐसी शख्सियत, मैंने आपको बताया कि ऐसी कुव्वत थी, ताकत थी जो इस केस में पुलिस वालों पे प्रेशर डाल रही थी कि भाई क्रेडिबल होकर इन्वेस्टिगेशन करनी है, आपने इस पे आपने कोई फेवर नहीं देनी, आपने इन्वेस्टिगेट करना है। जो क्रेडिट दिया जा रहा है मरियम नवाज साहिबा को कि मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि कोई मसला नहीं है, आप इन्वेस्टिगेट करें, झूठ है और नीरा झूठ है। यहां पर एक ऐसी कुव्वत मौजूद थी जो पुलिस वालों को प्रेशर देती है और कहती है कि आपने इस केस में किसी का प्रेशर नहीं लेना, अगर आपने लिया तो वी आर वेरी बैड फॉर यू, हम आपके लिए बहुत बुरे हो जाएंगे। और ये एग्जैक्ट वर्डिंग जो है वो यूज की जाती है, ये एग्जैक्ट वर्डिंग यूज की जाती है। इसके बाद पुलिस वालों को पता लगता है कि भाई पावर असल में सारी बात है किसके पास है, आपको भी मुझे भी पता है, सियासतदानों के पास नहीं है पावर, हम आप सब जानते हैं।
एतराज भी करते रहे हम, लेकिन इस केस, स्पीक ऑफ केस में ये काम जरूर हुआ। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, या कि आप नवाज लीग कह लें, उसके अंदर और मुक्तदरा के अंदर दूरियां बढ़ने लगी, और ये दूरियां बढ़ते बढ़ते एक ऐसा तनाजे में तब्दील हो गई जिसको ये संभाल नहीं पाए। होता यह है कि पंजाब असेंबली में मरीम नवाज एक बिल लेकर आ जाती हैं, और उस बिल में कहती हैं कि जी ये गुंडा बिल है, इसमें हम लोग कंट्रोल करेंगे, और जो ये बिहेवियर है लोगों का उसको करेंगे। अगर आपका मुआशरे में बिहेवियर कोई रॉन्ग है तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी सीज कर लेंगे और उसके ऊपर ट्रैकर लगा देंगे। ये ऐसा काला कानून था। इस पे क्या होता है कि मलिक अहमद खान साहब, आपको जान लीजिएगा, मलिक अहमद खान की मैं बार बार आपको डेफिनेशन इसलिए बताता हूं ताकि जब मैं बात कर रहा हूं तो आपको पता लग जाए कि ये किस कबीले से ताल्लुक रखते हैं, ये बात क्या हो रही है और क्या असल में चल रहा है इस मुल्क में। आसान लफ्जों में आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो मलिक अहमद खान वो शख्स थे जो जनरल बाजवा के इंतहाई करीबी समझे जाते हैं, मुक़्तदरा के बहुत करीबी समझे जाते हैं, और आसान, इससे भी आसान लफ्जों में समझाऊं तो आपको मुस्लिम लीग नून के ये फैसलवाड़ा साहब हैं, मलिक अहमद खान साहब। तो मलिक अहमद खान साहब को जब इस बिल के बारे में पता लगता है तो वो नाला होते हैं। वो कहते हैं कि जी ये बिल तो मैं पेश ही नहीं होने दूंगा। वो फिर क्या होता है, ये बिल दोबारा पेश नहीं होता। खैर, इस बिल के ऊपर एक तनाजा छिड़ जाता है, और फिर ये बातें गर्दिश करने लग जाती हैं कि मरियम नवाज को वजीर आला से हटाया जा रहा है, और इस वक्त मलिक अहमद को नया वजीर आला लगाने के लिए तैयारियां हो रही हैं। इस पे क्या होता है कि जो वजीर आला मरियम नवाज शरीफ हैं वो मलिक अहमद खान साहब के कल जो है वो घर जाती हैं, और घर जाके उनसे मुलाकात करती हैं। ये मुलाकात आप उनकी देख सकते हैं। अब इस मुलाकात का हवाल क्या बताया क्या, मरियम नवाज साहिबा ने एतराजात उनकी पूछे, लेकिन मलिक अहमद खान साहब इस पूरे तनाजे में एक चीज को कॉमन लेकर अब बहुत ज्यादा इस पे उन्होंने बहस की, और वो था यही वाला बिल। और इस बिल के ऊपर उन्होंने बात भी की और बताया भी कि वो लोग नहीं चाहते कि ये सब काम आप करें। अब मरियम नवाज शरीफ मुकम्मल तौर पर घिर चुकी हैं, और इस वक्त उनके ऊपर सीसीडी, पीरा फोर्स, इस वक्त जो हानिया का कत्ल केस है, फिर उसके बाद जो अभी रजा डार वाला मामला है, ये सब मामला मरियम नवाज को एक्सपोज करता है। देखिए, मरियम नवाज की हुकूमत पर अगर हम बात करें ना कि उन्होंने किस तरह का कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया। पंजाब पुलिस की डेफिनेशन कभी ना समझी जाती थी कि यार ये बड़ी खतरनाक पुलिस है, ये जो है ना बहुत जबरदस्त काम करती है, मुलजिमों को पकड़ती है, इनकाउंटर्स करती है। ये इमेज बनी हुई थी मरियम नवाज साहिबा से पहले, लेकिन मरियम नवाज साहिबा के बाद वो इमेज टिकटॉक में तब्दील होगी। मैं आपको चंद वीडियोस दिखाता हूं जिस वक्त पंजाब पुलिस कारनामे अंजाम दे रही है, या वीडियोस देख लीजिएगा। अब जरा एक और वीडियो आप सामने देखिएगा। इस वीडियो में एक खातून को पंजाब पुलिस का जो ये शख्स है वो कहता है कि मैं तुझे नहर में फेंक दूंगा। फेंकूंगा मैं दरिया में। मैं बताऊं कौन है? बकवास बंद कर। तो जी पंजाब पुलिस यहां पर रुकी नहीं है। पंजाब पुलिस के अगर मैं आपको मजीद बातें बताऊं तो पंजाब पुलिस एक जगह जाती है, वहां पर एक खातून का नंबर मांगने की कोशिश करती है, तो फिर एहले खाना उनकी धुलाई करती है सही वाली। तो ये भी आप वीडियो देख लीजिए। तो ये सारी वीडियो दिखाने का आपको मकसद ये है कि एक तरफ तो पंजाब पुलिस तरह तरह की टिकटॉक्स बना रही है और दूसरी तरफ ये कारनामे हो रहे हैं। और ये क्यों हो रहे हैं जरा मैं आपको समझाता हूं। ये जरा एक तस्वीर देखिएगा जिसमें आप देख सकते हैं कि इमरान खान के नाम की तख्ती जो है वो जमीन पर पड़ी हुई है किसी स्टोरेज रूम में, और यहां पर लिखा हुआ है इमरान अहमद खान नियाजी ने ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनाया था। इस तख्ती को गिराने का मकसद क्या है? ये मियां वाली की जगह है जहां पर इमरान खान ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के विजन को आगे लेके जाते हुए मियां वाली के अंदर 200 बेड पर मुश्तमिल चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनाया था, जहां पर खवातीन जो होती हैं वो हमल के दौरान पर उनकी डेथ्स हो जाती है, और पाकिस्तान में ये सिलसिला बहुत ज़्यादा होता है। इसमें जो है इमरान खान ने इन खवातीन को इनकी जानें बचाने के लिए जो हमल का जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर खवातीन जो हैं उनकी डेथ हो जाती है पाकिस्तान में, उस चीज़ को कम करने के लिए एक हॉस्पिटल बनाया। अब वहां पर मरियम नवाज साहिबा को गवारा नहीं किया
कि कैसे ये मरीम नवाज ने, पहले भी आपको याद होगा, कहा था कि जी सेहत कार्ड बंद कर दिया जाए, ये इमरान खान की बड़ी पॉपुलैरिटी हो रही है, तो उन्होंने फिर सेहत कार्ड बंद कर दिया। यही अब इन्होंने काम चिल्ड्रन हॉस्पिटल के साथ किया है कि पहले इमरान खान की तख्ती निकलवाई और अब उस चिल्ड्रन हॉस्पिटल को जो गरीब आवाम के लिए बना हुआ था, उस हॉस्पिटल को उन्होंने हटाकर एक हेडक्वार्टर हॉस्पिटल वहां पर बना दिए। अब यहां पर हुआ क्या, जब वहां के अहले खाना को पता लगा कि ये सारे काम हो रहे हैं, तो वो अपने जो स्ट्रेचर थे, अपने पेशेंट्स थे, उनको लेकर सड़कों पर निकल आए। अब आप समझिए, जो कहते हैं ना कि इमरान खान के दौर में कुछ नहीं हुआ, तो ये आप देख लीजिए कि इमरान खान क्या काम कर रहा था। देखिए, आपने ये समझना है कि कौम जब जाग रही थी और उस वक्त नवाज शरीफ जेल में था, मरीम नवाज जेल में थी, हमजा शहबाज जेल में था, सिविल जरदारी जेल में थे और इन सब के प्लेटलेट्स गिर रहे थे, ये लोग सब जेलों में थे। उस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी 6% जीडीपी पे ग्रोथ कर रही थी। उस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल की जो कीमत थी वो 150 थी, डॉलर की कीमत 180 थी। उस वक्त पाकिस्तान में फी यूनिट जो आवाम को तमाम टैक्सेस डाल के यूनिट मिल रहा था वो 25 से 20 रुपए का था। उस वक्त पाकिस्तानी आवाम की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो हायर थी। वहां पर जो है, जो इंडस्ट्रियल के मालिकान थे, उनकी चारों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में था और वो ये बात कर रहे थे कि हमें वर्कर्स ही नहीं मिल रहे। फिर एक दिन आप सब जो मुझे देख रहे हैं और तमाम पाकिस्तानी सो जाते हैं और जब वो उठते हैं तो उनको पता लगता है कि आपके मुल्क में इमरान खान जेल में चला गया और आपकी जो इकॉनमी है वो कोलैप्स कर गई है। आपके पास पेट्रोल 300 का मिलता है आपको आज, आपको आपका जो डॉलर है वो तकरीबन 280 रुपए का हो गया। आपकी जो इकॉनमी जो 6 जीडीपी ग्रोथ कर रही थी वो 1 पर आ गई और अब माइनस पर है। आपकी इंडस्ट्रियां जो हैं, जो पहले वर्कर्स तलाश करती थी, अब वो इंडस्ट्रियां बंद हो गई। तो मोहतरम, ये जो सोई हुई कौम है ना, ये जब जागेगी तो दोबारा से वो निजाम आ सकता है, लेकिन ये सोने से जागने वाला अमल कब होगा, ये अब आपने फैसला करना है। आगे आपको लेके चलूं तो रेहान तारिक साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। तो रेहान तारिक साहब के मुबैना तौर पर एक सवाल का तनाजा लिया गया और उस पर मौक़िफ़ भी अख्तियार किया गया कि इस सवाल की वजह से माशरे में अमन व ईमान की जो सूरत हाल है वो ख़राब हो सकती है, इंतशार का बाइस बन सकती है। और वो सवाल जब मैंने देखा तो वाकई में वो थोड़ा मुतनाज़िर सवाल था। मेरे ख्याल से सहाफ़ी हज़रात को भी थोड़ी की जिम्मेदारियों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन क्या वजह यही रही है? रेहान तारिक साहब पहले भी ऐसे कई पॉडकास्ट करते रहे हैं। हजूर वाला, मैं आपको बता दूं कि बहुत से तनाज़ात के ऊपर उन्होंने बात की है, कई सवालात उन्होंने ऐसे किए हैं जिनकी बाज़ दफ़ा हम कहते हैं कि यार हम वो नहीं कर सकते क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव इशू होता है, उन्होंने बड़े आसानी से रेहान तारिक साहब कर देते हैं। लेकिन अब सवाल ये निशान उठाया जा रहा है कि इसी पॉडकास्ट पे ये क्यों हुआ है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा आपको मंजरनामा बता दूं कि रेहान तारिक साहब कुछ दिनों पहले बरतानिया गए थे और बरतानिया में एक शख्स से उन्होंने रिक्वेस्ट की एक गाने की, और वो गाना और वो रिक्वेस्ट जो थी वो टिकटॉक पर और सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ। मैं चाहता हूं कि एक झलकी जो है वो आप भी देख लें। कैदी नंबर 804, कैदी नंबर 804, तेरे देश की पहचान, उसका नाम कप्तान, उसका नाम इमरान खान। अब आपने देख लिया उस गाने में, उस रैप में वो जो लड़का है वो कैदी नंबर 804 के मुतालिक वो गाना गा रहा होता है। अब इस गाने के बाद जब वो पाकिस्तान वापस आ रहे होते हैं तो अचानक उनको पता लगता है कि उनका जो ये रेड फ्लैग में उनका नाम आ गया और दिखाया जाता है कि जी रेड फ्लैग आ रहा है। उनकी ऑडियो भी एक वायरल होती है, वो मैं आपको आगे चल के सुनवाता हूँ। तो वो बताया जाता है कि जी आपका जो है ना ये तनाज़ा बन गया। रेहान तारिक साहब परेशान होते हैं। खैर, जब वो पाकिस्तान आते हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और नईम भट्टू साहब की अदालत में पेश किया जाता है। उनकी जो ऑडियो लीक हुई है वो आप सुन लीजिए। लंदन से वाया दुबई कनेक्टिंग फ़्लाइट लेके पाकिस्तान पहुंचा हूं और जब यहाँ पहुंचा हूं तो मुझे इमिग्रेशन के ऊपर रोका है कि आपका नाम स्टॉप लिस्ट में है। तो मैंने पूछा कि मेरा नाम स्टॉप लिस्ट में क्यों है, तो उन्होंने कहा कि हमें तो इसका अंदाज़ा नहीं है लेकिन रेड फ्लैग आ रहा है। तो उसके बाद मुझे ये कहा गया कि NCCIA ने जो है रिक्वेस्ट की थी कि आप रिक्वायर्ड है उनको। तो रेहान तारिक के मुतालिक ये बताया जा रहा है कि उनके ऊपर ये जो केस है ये इस नौयत का केस था कि जिसपे उनके वकीलों ने भी कहा कि आप अपनी तसल्ली कर लें, जो आप तसल्ली करना चाहते हैं हम आपका पूरा साथ देंगे। लेकिन वजह क्या है जो उनको गिरफ्तार किया गया है, एक आपने बात सामने रखनी है। ये रेहान तारिक साहब ही नहीं है। रेहान तारिक साहब को अरेस्ट किया गया, अल्लाह ताला उनकी जो मुश्किलात उसमें आसानियाँ लाए, लेकिन एक सहाफ़ी एक और गिरफ्तार है और उसका नाम है रज़ी ताहिर। ये भी एक सहाफ़ी जो है वो हक सच बोलने के लिए इस वक्त जेल में बंद है। आगे चलते हैं तो आपको बताएं कि कश्मीर के हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं।
कश्मीर में इस वक्त जो कहानी और मंजरनामा सिलसिला शुरू हो चुका है, जो मुज़ाहमत शुरू हो चुकी है, उस मुज़ाहमती तहरीक को अब जोर पकड़ते हुए हम देख रहे हैं कि किस तरह लोग और माएँ बहनें सड़कों पर निकल रही हैं। देखें, इनकलाबी मंजरनामे का और मुज़ाहमत का ये 33वां दिन है, जिसमें अब देखें आपके उनके लीडरान में से जो एक्शन कमेटी के लीडर थे, यानी कि आपको बताया था मैंने कि जो एक्शन कमेटी के मेन लीडरशिप है उनको तशद्दुद भी हुआ, फिर एक लीडर को हमने देखा गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन उसके बावजूद कितनी ज्यादा वहां कल के दिन निकली है, ये आप वीडियो क्लिप देख लीजिए। आप देख सकते हैं इसमें कितनी अवाम है और कितनी बड़ी तादाद में ये अवाम सड़कों पर निकली और उन्हें इनकलाब बर्पा कर दिया और ये कह रहे हैं कि जी हम किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। तो मोहतरम, इस वक्त कश्मीर की आवाम जो है वो सड़कों पर निकली हुई है। वो सवाल पूछ रही है कि हमारी जो गुमशुदा लाशें हैं वो कहां पर हैं। वो सवाल पूछ रही है कि हमारे बच्चों को जिन्होंने गोलियां मारी वो किस बेस पे मारी गई हैं। मैं एक मूवी देख रहा था, सतलुज मूवी का नाम है, हिंदुस्तान में वो रिलीज हुई। मैंने देखा कि उस पर कई लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं वो बहुत जबरदस्त मूवी है, बहुत जबरदस्त काम हुआ है, नो डाउट। सतलुज मूवी में जो दिलजीत ने काम किया है, जो तमाम चीज़ों पे काम किया है, मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ। वो मूवी इसलिए बनाई गई है कि जो 1984 में मैसेकर हुआ था, जो जेनोसाइड हुआ था सिखों का, जिसमें पंजाब पुलिस जो थी वो लोगों का इनकाउंटर्स करती थी, उनकी लाशों को लावारिस समझ के जला दिया करती थी। ये सेम सिलसिला हम अभी पंजाब में भी देख रहे हैं। आपको याद होगा कि सीसीटी ने जो कत्ल किए, एक घर के 4 अफराद को मार दिया गया, लावारिस लाशें मिली हमें, कई जगहों पे इनकाउंटर्स हमने देखे। तो वही सिलसिला पंजाब पाकिस्तान में भी चल रहा है। तो दिलजीत की वो मूवी देख के मुझे सीसीटी का सारा ये मंजरामा मेरे सामने चला ना, तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो मूवी का मैंने तस्करा किया आपको, कि तारीख ना कभी किसी को माफ नहीं करती। तारीख बड़ी बेरहम है। तारीख हमेशा उस शख्स को याद करती है जो हक और सच पे खड़ा हुआ हो। तारीख हमेशा उस शख्स को याद करती है जो जालिम के खिलाफ खड़ा। तो याद रखिएगा, तारीख में ये चीजें बताई जाएंगी कि किस तरह आप कश्मीरियों के साथ जुल्म कर रहे हैं, किस तरह पंजाब में मैसेकर हो रहे हैं, पंजाब में जेनोसाइड हो रहा है। तो ये तमाम चीजें इस वक्त बताई जाएंगी। कश्मीरी अवाम ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है कि अब जो ये फैसला है, जो 15 सीटों वाला फैसला है, इसको लिए बगैर हम पीछे नहीं हटेंगे। वहां की ख़वातीनें इतनी बड़ी तादाद में निकली हैं, दोबारा आप वीडियो देख सकते हैं, मैं साथ चलवा भी दूंगा। आप देख लें कितनी बड़ी तादाद में जो ख़वातीन है वो निकली हैं सड़कों पर। उन्होंने कहा है कि हम अब पीछे नहीं हटेंगे, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं, जो मर्जी हो जाए हम इस निज़ाम से फाइट करेंगे। तो तमाम तफसीलात आपको बताते रहेंगे। अभी तक इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।